हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर इनका 9 PM पे हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। एंड आपको कहाँ पे अपने आंसर्स सबमिट करने हैं पीयर इवेल्यूशन के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन सोसाइटी से है GS1 और दूसरा क्वेश्चन है गवर्नेंस GS2 से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हों आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। एंड सबसे एंड में हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, मीन्स 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द चैलेंजेस associated with cultural diversity in India? How has India been able to accommodate and manage this cultural diversity? देखिए इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केवल टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी में जो 8-10 टॉपिक दिए गए हैं उनको आपको इस तरह से तैयार करना है। चैलेंजेस क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया है। ठीक है, अब देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पूछा क्या गया है, जो हमारा मेन एम है इस सेशन का। देखिए सबसे पहले ये पूछा गया है कि इंडिया में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अब देखिए ये एक कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। तो ये जो कीवर्ड है इसको आपको डिफाइन करना होगा। कहाँ पे? इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, पूरा हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया है कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इससे जुड़े हुए कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से अकोमोडेट किया गया है, किस तरह से मैनेज किया गया है। क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करते हैं। इसका मतलब ये जो चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस किया गया है, तो वो सब आपको बताने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन चैलेंजेस, देन क्या एफर्ट्स किए गए हैं एंड उसके बाद में कंक्लूजन। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो आपको एड्रेस करने होंगे। 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा GS1 के लिए। देखिए सोसाइटी, ये इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, बहुत ही ब्रीफ में आपको इसको करना होता है। मेरे ख्याल से 10 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं और इसमें से लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोसाइटी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो और जितने करंट अफेयर की न्यूज़ वगैरह होती हैं उससे आप इसको एनरिच करो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। देखिए मैंने बताया था कि आप डिफाइन कर दो कल्चरल डाइवर्सिटी को। इंडिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब हमने बात भी की थी जब हमने सोसाइटी को डिस्कस किया था। ठीक है, किस तरह की डाइवर्सिटी है, भले ही वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस, कास्ट, कस्टम, जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हो गई, लैंग्वेज हो गई, इन सब के बेसिस पे हमको काफ़ी कुछ डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको लिखना होगा शुरू में, ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद क्या बोला गया है कि क्या मतलब डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं वो एसोसिएटेड हैं। अब देखिए जब इतने सारे डिफरेंस होते हैं तो उनको अकोमोडेट करना चैलेंज होता है, और अगर आप उनको नहीं कर पाओगे
तो जो आपकी यूनिटी है उस पर थ्रेट होता है। किस तरह से, देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि सेपरेटिज्म आप देख सकते हैं, रीजनलिज्म आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बोडोलैंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो गई, गोरखालैंड हो गया। तो ये सब क्या है, बेसिकली थ्रेट टू यूनिटी, अगर आप सही से इनको अकोमोडेट नहीं कर पाते हो तो। और क्या पॉइंट हो सकता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए जो माइनॉरिटी होंगी, जिनके पास कम नंबर्स होंगे, उनके माइंड में हमेशा ये फियर बना रहेगा, ये डर बना रहेगा कि जो मेजोरिटी है कहीं वो डोमिनेट ना करने लग जाए। तो जब एक डाइवर्स ग्रुप होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ग्रुप ऐसा होगा, कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो कि मेजोरिटी में होंगे और कुछ माइनॉरिटी में होंगे। तो एक तरह का मिसट्रस्ट वाली फीलिंग सामने आती है। और क्या चैलेंज हो सकते हैं, पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स में आज की डेट में कास्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, रिलीजन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, दो सेक्शन के बीच में डिसहार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और काफ़ी कुछ हमने देखा है जो कम्युनल राइट्स वगैरह होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। देन पॉलिसी इश्यूज। अब देखिए इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, तो अगर आप कोई पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो उस पॉलिसी को आपको डिज़ाइन करना होगा ताकि जो ये जो डाइवर्सिटी है, इनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं, सबकी नीड्स तो सेम होंगी नहीं, तो इन नीड्स को आपको एड्रेस करना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही तरह का सोल्यूशन सारी प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो देखिए नॉर्थ का सीन अलग है और साउथ का सीन अलग है। तो अगर आप एक सिंगल पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें तो इशू क्रिएट होंगे ही ना, क्योंकि साउथ वाले काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और नॉर्थ में अभी भी एक इशू बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको हमको एड्रेस करना होगा। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो एक तरह का चैलेंज हमको सामने देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, लैक ऑफ टॉलरेंस। तो देखो काफ़ी एग्जाम्पल देखे हमने, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गया, काउ विजिलेंटिज्म हो गया, काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि जितने ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स होंगे तो आपको सबको समझना भी होगा, लेकिन ये होता नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो एक इनटॉलरेंस वाली फीलिंग हमारे मन में होती है और ये हो जाएगा चैलेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अकोमोडेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए ये जो चैलेंजेस की हमने बात की, ये कोई नए चैलेंजेस नहीं है। जब हमें फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, तभी से हम ये चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के सामने आए हैं। और इसके पीछे का जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें काफ़ी कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जिससे जो डाइवर्सिटी है इसको आप मैनेज कर पाएँ, इसको आप अकोमोडेट कर पाएँ। तो वो सब प्रोविजंस आपको यहाँ पे लिखने होंगे और उसके एडिशनल भी जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए इशू क्या था, इशू था लैंग्वेज का। स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट बनाइए, वैसा होता भी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वो बनता है, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाते हैं। देन लैंग्वेज का इशू था कि भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज होगी क्या, इसको मैनेज किया गया। जो इंग्लिश है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो इस तरह से ये जो मैटर है ये रिजोल्व किया गया। देन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, और ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं इनको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा क्या लिखेंगे आप, जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं जिनके नंबर्स कम है तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 29 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 25 भी हो गया। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे कोशिश की गई है कि इनको अकोमोडेट किया जा सके। और ये सब आपको पता ही है, पॉलिटी में काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा। देन इस तरह की कोशिश की गई है कि एक्सक्लूजन ना हो, जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो एक तरह से कोशिश की गई है कि जो डाइवर्स ग्रुप हैं वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो सकें, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो शेड्यूल एरिया वाले लोग हैं, वहाँ के लिए अलग प्रोविजंस हैं।
जैसे कि शेड्यूल 5 और 6, वहाँ पे कुछ ऑटोनॉमी वगैरह दी गई है ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वो अपना कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, कंजर्व कर सकें। देन हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी नीड्स भी अलग अलग है, रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, और इसके लिए भी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको आर्टिकल 371 उसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। तो ये सब आपको लिखना होगा अकोमोडेशन एंड मैनेजमेंट में, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन देखिए स्पेस लिमिटेड होता है, तो जो मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिखिए, जनरल पॉइंट न लिखें, क्योंकि इसमें कंटेंट का इशू तो होगा ही नहीं, काफ़ी कुछ कंटेंट आपके पास होगा, तो ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको बाकी भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एक तरह का बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। तो ये सारे पार्ट्स हमने एड्रेस कर दिए, अब क्या बचता है, कंक्लूजन। अब देखो इसका किस तरह से कंक्लूजन करोगे, आप एक फ्यूचर सोल्यूशन दे सकते हो, और वो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए इस बात से आप सभी लोग एग्री करेंगे कि जो मेन वजह है वो क्या है, कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें डेवलपमेंट एक तरह से नहीं हुआ है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गया है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम हुआ है। तो ये जो एक इम्बैलेंस है, डेवलपमेंट डेफिसिट है, इसको हमको रिजॉल्व करना होगा ताकि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी के जो चैलेंजेज हैं वो ना हो। तो यही आपका कंक्लूजन होना चाहिए, काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है। इसके अलावा भी आप किसी और तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, ये केवल एक वे है जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है। तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लेना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है गवर्नेंस, 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स, पूछा गया है सोशल ऑडिट। अब देखिए ये आपने GS2 एंड GS4 दोनों में पढ़ा होगा, तो कंटेंट का तो इश्यू होना ही नहीं चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। सोशल ऑडिट कैन इंश्योर अ सिटीजन सेंट्रिक मोड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बट देयर एग्जिस्ट मेनी इश्यूज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एनालाइज। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो की टर्म है वो क्या है, सोशल ऑडिट। तो इसी से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि सोशल ऑडिट क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि सर किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। तो देखिए की टर्म को पहचानिए कि क्या की टर्म दी गई है क्वेश्चन में। काफ़ी बार ऐसा होगा जब आपको मिलेगी, और काफ़ी बार ऐसा होगा जब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर मिलती है तो उसको डिफाइन कर दो, ठीक है, कि सोशल ऑडिट क्या होता है। अब क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, देखिए सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप बताइए कि सोशल ऑडिट होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि एक 15 मार्कर है, ठीक है। देन पूछा गया है कि टू इंश्योर अ सिटीजन सेंट्रिक मोड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से जो सोशल ऑडिट है वो इस चीज को इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को किस तरह से इंश्योर करता है। ये हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए और क्या पूछा गया है कि बट देयर एग्जिस्ट मेनी इश्यूज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस दौरान काफ़ी सारे इश्यूज सामने आते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो इश्यूज हैं वो आपको बताने होंगे, उसके बाद आपको कंक्लूड कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी देने चाहिए, लेकिन देखिए काफ़ी सारे पार्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे और स्पेस लिमिटेड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो कंक्लूजन होगा ना उसमें आप ब्रीफ में सॉल्यूशंस बता सकते हो। तो जब ज़्यादा पार्ट्स हो जाएं तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्या है कि किस तरह से इंश्योर करता है और क्या इश्यूज हैं, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए, लेकिन ब्रीफली आपको सॉल्यूशंस भी बताने होंगे, ठीक है। तो किस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन बताएंगे कि किस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्या इश्यूज है, एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन में आप सोशल ऑडिट को एक्सप्लेन करिए, उसकी जो डेफिनेशन है वो होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सोशल ऑडिट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, इन सब की डेफिनेशन आपकी तैयार होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका तैयार होना चाहिए। सिमिलरली जो RTI एक्ट है उसका भी इंट्रोडक्शन आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उस हॉल में बैठ के सोच रहे हैं, तो वो सही तैयारी नहीं होगी।
तो सोशल ऑडिट, इसकी डेफिनेशन आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी अच्छी डेफिनेशन है, या फिर आप चाहें तो कोई और सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो भाई सोशल ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम और स्कीम, जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको असेस करना, उनको एग्जामिन करना। लेकिन कौन करेगा? जो इसके बेनिफिशियरी हैं, जिनके ऊपर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा किस चीज़ में? स्कीम को एग्जामिन करने में, उसको असेस करने में, और इसको बोला जाता है सोशल ऑडिट। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल ऑडिट जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, एक होता है सोशल ऑडिट। तो भाई डिफरेंस क्या है? तो देखिए जब हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये फोकस किस पे करता है कि भाई क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, क्या कुछ पैसे का वेस्टेज वगैरह हुआ है, क्या इसकी स्क्रूटनी वगैरह हो जाएगी। और ये स्क्रूटनी कौन करती है? एक थर्ड पार्टी, जनरली एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो इसको ऑडिट करता है। कौन करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर। और इस दौरान जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं तो उसका स्कोप काफ़ी वाइड होता है। उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है। देखिए सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता है सोशल सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन डिजायर्ड इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला। तो तब ये बात सामने आई, भाई इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सोशल ऑडिट की बात सामने आती है। और जब 73rd 74th अमेंडमेंट होते हैं तब ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं, देखिए ये गवर्नमेंट स्कीम है। अब इसमें दो चीज़ें आप देख सकते हो, एक होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड, रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए अभी तक जो हमारा फोकस रहता था वो रहता था सप्लाई साइड। गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर दी, उसको एक बजट दे दिया, ठीक है, और फोकस होता था आउटपुट पे। लेकिन जो डिमांड साइड है, मतलब लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों पे सही से इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या नेसेसरी आउटकम, देखिए आउटकम की बात हो रही है, आउटपुट की बात नहीं हो रही है, क्या आउटकम आ रहा है क्या। तो ये चीज़ मिसिंग थी। और अगर डिमांड साइड पे आप फोकस करोगे ना तो होगा क्या कि आपको एकदम सही से फीडबैक मिलेगी ग्राउंड लेवल से, जिन लोगों के लिए आपने एक स्कीम बनाई है, तो उन लोगों की क्या फीडबैक है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये चीज़ एक मिसिंग थी। और अगर ये चीज़ होगी तो क्या होगा, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी स्कीम है, वो सही से इम्प्लीमेंट होगी और उसका मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है कि जो सोशल ऑडिट है इसका क्या बैकग्राउंड है। और जब हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन, इसका डोमेन काफ़ी सारा होता है। इसमें आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आप लेबर की बात करते हैं, ठीक है, आप एथिक्स की भी बात करते हैं, ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप कम्युनिटी, आप सोसाइटी, इन सब की बात करते हैं। तो इसलिए सोशल ऑडिट नाम से लग रहा है, सोशल मीन्स सोसाइटी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने ब्रीफ में ये पूरा जो सोशल ऑडिट वाला जो टॉपिक है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ना इसको एक्सप्लेन करना होगा 5-6 लाइन में कि ये होता क्या है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नॉट मेयरली एन ऑडिट ऑफ फाइनेंसेस, ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, काफ़ी इसका स्कोप वाइडर होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का। किस तरह से हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और जो हमारी स्कीम है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी, उसमें इसको मैंडेटरी किया हुआ है। इसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें भी प्रोविजंस है। करंट अफेयर क्या है कि मेघालय फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे इसको मैंडेट किया हुआ है। तो ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो करंट अफेयर है, आपको पता भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है कि किस तरह से सोशल ऑडिट जो है वो सिटीजन सेंट्रिक मोड ऑफ अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। अब देखिए सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जो ग्राम सभा है,
जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में, एक पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करने में, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और जब भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो, आप सवाल पूछोगे गवर्नमेंट से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि लोग जो हैं गवर्नेंस प्रोसेस में इंगेज हो सकें। दूसरी बात क्या है, अब जब लोग इन्वॉल्व हैं तो वो अपनी ग्रीवांसेस को रेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एमजी नरेगा में अगर कोई फैमिली है जो एक्सक्लूड हो गई है, तो वो अपनी जो इशू है उसको रेज कर सकती है, अपनी जो ग्रीवांसेस है उसको रेज कर सकती है और एक गवर्नमेंट एक्शन को डिमांड कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्टिव होगा, ना कि पैसिव, ठीक है। वो खुद से अपनी जो ग्रीवांसेस है उसको रेज कर सकते हैं। देन सोशल ऑडिट है, तो लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, लोकल प्लानिंग में वो लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी के बेसिस पे आप पॉलिसी बनाइए, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। इसके बाद और क्या पॉइंट लिख सकते हो, देखिए, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, और वो जब सोशल ऑडिट करेंगे तो उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो इससे होगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो बढ़ेगा, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रोग्राम को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंटेबिलिटी है उसको आप इंश्योर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, एक मिसट्रस्ट की फीलिंग होती है लोगों के मन में। क्या होता है, यार ये तो सरकारी काम है, ये तो गवर्नमेंट वर्क है, इसमें करप्शन होगा, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही से काम नहीं करती है। तो जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो ये जो मिसट्रस्ट की फीलिंग होती है ना, ये दूर होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है कि क्या इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो देखो, काफ़ी सारे इश्यूज हैं और ये आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहला इशू तो क्या है कि एक कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। किस तरह से, देखिए, जो सोशल ऑडिट की जो फाइंडिंग है उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। तो ये तो पहला इशू है। दूसरा देखिए, इसका एक लीगल बैकिंग नहीं है। जैसे बहुत ही कम स्कीम्स हैं, जैसे कि एमजी नरेगा हो गया, हमने बात की थी, तो केवल उन्हीं में इनको मैंडेटरी किया हुआ है। तो बाकी के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। देन ब्यूरोक्रेसी अपेथी, देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तभी तो आप ऑडिट कर पाओगे, और काफ़ी बार देखने को मिलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी वो इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो किस बात का आप ऑडिट करोगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ये तो हमेशा होता ही है कि ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, जो स्टाफ है उसकी कमी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब देखिए, आपको यहाँ पे ऑडिट करना है। अब ऑडिट होगा तो काफ़ी सारा डाटा भी होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, और जनरली क्या होगा, विलेज में क्या होता है, ट्रेडिशनली पेन एंड पेपर पे आप लिखते हो, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इशू आता है कि जो विलेज लेवल पे हमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी होगी ताकि इसमें जो एरर्स हैं वो कम से कम हो। एंड लास्ट वन इज़ पुअर अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट क्या होता है। जैसे कि हमने आरटीआई के बारे में बात की थी कि केवल जो 15% रिस्पोंडेंट थे उन्हीं को पता था कि आरटीआई क्या होता है, जब हमने करंट अफेयर देखे थे पॉलिटिक के, ठीक है। तो एक लो लेवल ऑफ अवेयरनेस हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया इश्यूज। अब हम करेंगे कंक्लूजन। देखिए, अगर आपके पास कंटेंट कम है शुरू के पार्ट्स में, तो आप अलग से हेडिंग दे सकते हो वे फॉरवर्ड की, सॉल्यूशंस की। लेकिन देखिए, मुझे लगता नहीं कि लोगों के पास कंटेंट नहीं होगा। ये टॉपिक ऐसा है जो आप काफ़ी बार पढ़ते हो। तो मैंने क्या किया है, कंक्लूजन में ही सोल्यूशन देने की कोशिश की है, ठीक है। किस तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं कि आप एनजीओ का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए ताकि जो गैप है उसको फिल किया जा सके। कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों ही क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, इन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है और किस तरह से आपको इनको एड्रेस करना है, ठीक है। अगर आपका कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लो कमेंट सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और यहाँ पे हम 2 लर्नर की आंसर शीट एक बार देख लेते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कल्चरल डाइवर्सिटी इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो देखो डिफरेंट होना चाहिए ना कि डिफरेंस। तो इस तरह की गलतियां आपको अवॉइड करनी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कल्चर एंड नॉर्म्स, तो ये ठीक है, केवल ये यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है। देन इंडिया इज ए लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर रिलीजन सिंस एंशियंट टाइम्स, बट देर आर सर्टन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड देट आर एज फॉलोइंग, ठीक है। तो ना इसको हेडिंग मार दो इस पे ना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई अब आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। सर्टेन चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं, एथनिक डिफ्रेंशिएशन, देखो ये स्पेलिंग सही नहीं है, ये आई नहीं आएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। एथनिक डिफ्रेंशिएशन एंड नेटिविज्म ऑफन लेड टू क्लैशेस, ठीक है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन लेड टू आइडेंटिटी इश्यूज एंड सेपरेटिस्ट डिमांड, ये भी ठीक है। इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, रीजनलिज्म, तो देखो ये बेसिकली एक ही पॉइंट है, थ्रेट टू यूनिटी, और उसी को आपने 4 या 5 बार लिख दिया है। तो हुआ क्या कि जो बाकी की जो डायमेंशन है वो आपने छोड़ दी हैं, और वो क्या डायमेंशन है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप 1 या 2 पॉइंट में इनको क्लब कर सकते हो, क्योंकि इनका अल्टीमेट क्या लिख सकते हो, थ्रेट टू यूनिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको मल्टीपल डायमेंशन में सोचना होगा, ये एक इश्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देन आपने क्या लिखा है, देर आर सर्टेन वेज थ्रू दीज चैलेंजेस कैन बी एड्रेस अकोमोडेटेड। तो देखो ये एक तो ग्रामर सही करो, ठीक है। फिर आपने हेडिंग लिखी है, तो देखो 2 बार क्यों लिख रहे हो, जब हेडिंग लिख रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अप्रोच टू अकोमोडेट एंड मैनेज कल्चरल डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी है, मतलब समझ में आ रहा है। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस मीन्स आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है। देन आपने इंटर स्टेट मोबिलिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब देखो यार ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आ रही है, कि इंटर स्टेट मोबिलिटी इंश्योर की गई है, जिसकी वजह से यूनिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा गया है, क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स हैं इनको किस तरह से अकोमोडेट किया गया है, किस तरह से मैनेज किया गया है। तो ये पॉइंट सही पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपको लिखने होंगे जहाँ पे यूनिटी किस तरह से इंश्योर की गई है, वहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। इंटर स्टेट मोबिलिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जैसे कि जीएसटी वगैरह। देन फेयर एंड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, बाइंडिंग फोर्स, ये सब वही बात हो गई। आप एक डिफरेंट क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जबकि क्वेश्चन क्या है, किस तरह से अकोमोडेशन होगा, मैनेजमेंट होगा। फिर आपने कंक्लूड किया है, तो देखो कंक्लूजन 3 से 4 लाइन में करो। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, और हर बार मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है। हैंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यू मस्ट फॉर्म गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर सोसाइटी, यहाँ तक तो ठीक है। Any society which has tried to homogenize itself has witnessed stagnation, so we should celebrate the unity of diversity। तो वही है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन नहीं है। ये शुरू की 3 लाइन तो सही थी, लेकिन बाद में आप थोड़ा सा और डायरेक्शन में चले गए, आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के हिसाब से आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सोल्यूशन है, क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहिए। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि ऐसी दिक्कत आपके साथ में नहीं आएगी। बाकी कंटेंट तो है आपके पास, लेकिन आपने क्या है, कोई दूसरा कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है, तो वो एक इशू यहाँ पे है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Social audit is a potent tool in the hands of citizen to monitor and evaluate the working of various governance bodies। अब देखो बॉडीज नहीं होगा, ये नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने के लिए बनाया गया है ये टूल। तो देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये एक ब्लंडर है, तो ऐसा मत करिए। गवर्नमेंट बॉडीज़ को इवेल्युएट नहीं करते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स मत करो। इट इज़ कंडक्टेड बाय पीपल देमसेल्फ, बहुत सही बात है। एंड इन सोशल ऑडिट दे आर नॉट जस्ट इवेल्युएट इकोनॉमिकल आस्पेक्ट बट ऑल्सो कंसिडर द सोशल पैरामीटर। तो वो कौन से पैरामीटर हैं ये भी आप बता दीजिए।
अब देखिए ये क्या लिखा है आपने आउटकम के बाद, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सही से लिखें, ठीक है। आउटकम पे ज़्यादा फोकस होता है, तो कंटेंट है आपके पास, ठीक है। देन आपने लिखा है एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। देखो यार, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि सोशल ऑडिट के क्या एडवांटेज हैं, तो हेडिंग सही लिखो कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है, वो चीज़ पूछी गई है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है। एडवांटेज नहीं पूछे गए हैं, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया गया है, इस बात को पूछा गया है। तो हेडिंग चेंज करो, सिंस पीपल आर डूइंग इट इज़ मोर इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। भाई यही तो क्वेश्चन है कि किस तरह से इंक्रीज होती है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, यही तो क्वेश्चन की डिमांड है, और उसको आपने एक लाइन में निपटा दिया, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो, यही की डिमांड है इस क्वेश्चन की। देन पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, तो ये आपने पहले भी लिखा था, अभी फिर इसको लिख रहे हो तो रिपीट मत करो। एम्पावरमेंट इन डिसीजन मेकिंग, किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो भाई, 15 मार्कर है। इट विल इंक्रीज द अवेयरनेस, सही बात है। देन आइडेंटिफाई द घोस्ट बेनिफिशियरी, ये भी सही बात है, लेकिन देखिए होता क्या है कि किस तरह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर हो रही है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी है। फिर क्या है, फीडबैक वगैरह मिलेगी, ये अच्छा पॉइंट है। क्या चैलेंजेस हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया है, कोई रेगुलेटरी नहीं है, अच्छे पॉइंट है। लीगल बैकिंग वगैरह नहीं है। रिसेंटली ओनली एमजी नरेगा, देखिए ओनली तो नहीं होगा, और भी स्कीम्स हैं, तो ओनली मत लिखिए, वन ऑफ द स्कीम आप लिख सकते हो। देन लिटरेसी रेट काफ़ी पुअर है, लो अवेयरनेस है, अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आपने क्या लिखा है कि इशू विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा, तो क्या इशू है वो बताइए, ठीक है। इशू बताइए कि इशू क्या है। फिर आपने लिखा है वे फॉरवर्ड, कि जो पीपीपी मॉडल है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छा एक वे फॉरवर्ड है। आप चाहे ना यहाँ पे तो एक एरो डायग्राम आप बना सकते हो इस तरह से, तो ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक तरह का इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे लिख दीजिए पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट लिख दीजिए, यहाँ पे पीपल लिख दीजिए, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का रोल बढ़ाना होगा, एनजीओ का रोल बढ़ाना होगा। अब देखो यार, आपने क्या किया है ना, इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है वे फॉरवर्ड को। ये इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, इसको आपको ब्रीफ में लिखना होगा। जो की डिमांड है, जो शुरू के जो 2 पॉइंट थे, उनको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, और यहाँ पे आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। हालांकि आपको सोल्यूशंस लिखने हैं, लेकिन ब्रीफ में लिखिए, ठीक है। नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं वो कितने अच्छे से आपने एड्रेस किए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक बैलेंस बना के चलना होगा। फिर उसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि सोशल ऑडिट इफ इफेक्टिव कैन हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर पॉलिसीज मोर रोबस्ट टू मेक नेशन सून जॉइन द लीग ऑफ डेवलप्ड नेशन। थोड़ा सा ना ग्रामर पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है, एक मीनिंग निकल के आए, तो इस चीज़ की कोशिश करिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस लिबर्टी एज एंश्राइंड इन द प्रेम्बल विल बी प्रिजर्व, तो ये ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यही काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इम्प्रोवाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके ग्रुप्स में हमारे इनिशिएटिव को, हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को हमारे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।